गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स समान अध्ययन। दोस्तों ये भारतीय इतिहास का भारतीय इतिहास का घटनाचक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन दोस्तों इसमें है। और देखिए दोस्तों, अभी तक इसका दोस्तों हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता चैप्टर हम लोग का दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम इसका 40 से 45 सेक्शन मतलब टॉपिक्स ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक नहीं देखे फ्रेंड्स, वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको। घटनाचक्र का विभिन्न सब्जेक्ट का भी दोस्तों हम अपने चैनल पे करवाते हैं, और स्पेशली करंट भी चल रहा है दोस्तों मेरे सेशन में। आप लोग जाके एक बार जरूर जुड़ लीजिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से 1990 से लेकर अभी तक में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम का क्वेश्चन इस बुक में दिया गया दोस्तों। टोटल हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके बीपीएससी ट्री 4.0 और 5.0 और विभिन्न परीक्षा ऐसा जहां दोस्तों आपका हिस्ट्री पूछा जाता है। सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो सेशन दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद जस्ट इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन हुए, उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग देख के खत्म कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका थ्योरी देखिए, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945-1951 था। 1945 से 1951 तक था दोस्तों। ये भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी दोस्तों, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। जून 1948 के पहले। देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी। याद रखिएगा, घोषणा कब हुआ था दोस्तों? तो घोषणा जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में। यह घोषणा की, और अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। और उन्होंने ही कहा था, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। और एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था दोस्तों, और जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। और उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी दोस्तों। और तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। और माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। और उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की। दोस्तों एटली के वक्तव्य के दायरे में, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था दोस्तों। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ
कॉमन्स में पेश किया गया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन मतलब 16 जुलाई 1947 को दोस्तों हाउस ऑफ लॉर्ड्स 16 जुलाई 1947 को दोस्तों ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी और 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया था दोस्तों, बाल्कन प्लान। और ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए थे दोस्तों 30 जून 1947 को। और सिरिल रेडक्लिफ को इस दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया और इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था दोस्तों। और इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था। प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे दोस्तों, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग में 4 सदस्य थे दोस्तों, जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे दोस्तों। और गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई और गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए दोस्तों। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। और 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था दोस्तों और इस प्रस्ताव को दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन सेकेंडेड किया था दोस्तों। सेकेंडेड किया था। और नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने और वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने दोस्तों। और वर्ष 1950 में नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। और इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। वर्ष 1951 से 54 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा पार्टी का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हो गई दोस्तों। ये 1954 के बाद से दोस्तों। और 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, देखिए फ्रेंड्स, 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने मतदान किया था और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकतावाद पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू
विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की और नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। और 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। दोस्तों याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। दोस्तों और पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। दोस्तों और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 थे और C राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों और इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों राजगोपालाचारी दोस्तों ये 52 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों वर्ष 1968 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे और इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। और आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर KM पन्नीकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। दोस्तों और देखिए फ्रेंड्स ये किसने कहा था फ्रेंड्स, KM पन्नीकर ने कहा था। दोस्तों और देखिए फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस बेस्ट पे कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो UK में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। दोस्तों लेबर पार्टी की सत्ता थी दोस्तों UK में उस समय में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट R एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 तक था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों ये दोस्तों क्लीमेंट एटली था। दोस्तों क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, ये फरवरी 1947 में की थी। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। दोस्तों जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण
कर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी थी दोस्तों। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। ये दोस्तों आए थे, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ दोस्तों ये भारत आए थे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसका 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का इरादा है दोस्तों, जून 1948 तक। और परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया तो अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वे जिसे चाहे उसे शक्ति सौंप दें। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई और उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी, तथापि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। और माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी दोस्तों? तो दोस्तों ये माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया और लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः इन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी दोस्तों, ये सत्ता हस्तांतरण की और देश के विभाजन की दोस्तों ये आधार बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। ये दोस्तों जुलाई 1947 में पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ दोस्तों, 18 जुलाई 1947 से ही प्रभावी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था दोस्तों, ये 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई दोस्तों? वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन में संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी दोस्तों? ये 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कथन और कारण। कथन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत को 1947 स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और कारण दोस्तों, अंग्रेजी द्वितीय विश्व युद्ध में निर्भर हो चुके थे। नीचे देखिए सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है दोस्तों, और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, देखिए कथन कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। क्रिप्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि एक विकल्प यह था कि भारत में भारी दमन चक्र चलाना और भारत में अनेक वर्षों तक ब्रिटिश फौजों को तैनात रखने के लिए तैयार रहना, जिसका कि निश्चय ही इस देश ब्रिटेन के लोग अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही जनशक्ति की कमी है, जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कथन और कारण। कथन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। और कारण दोस्तों, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासन ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों, डी गलत है, ये गलत है दोस्तों, और आर सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन इसका, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। और इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ब्रिटिश शासक द्वारा की गई थी। इस पर कथन एक गलत है और जबकि आर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी दोस्तों। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था दोस्तों, किसका उपज था फ्रेंड्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। सॉल्यूशन देखिए, 24 मार्च से 6 मई 1947 के बीच भारतीय नेताओं के साथ 133 साक्षात्कारों की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अब व्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान का गुप्त नाम दिया गया दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स इसका, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, कि लॉर्ड माउंटबेटन जो वर्ष 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते, हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान पोस्ट बना होता दोस्तों। नेक्स्ट रेफरेंस देखिए, कथन और कारण। कथन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया और उसके बाद कारण दोस्तों, यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए सी सही दोस्तों, ये तो सही है परंतु दोस्तों ये कारण इसका गलत है। सॉल्यूशन देखिए इसका, कि कथन ये सत्य है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे दोस्तों ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, वे कहाँ दोस्तों हम लोग देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे, ऑप्शन बी इसका देखिए दोस्तों, बी है इसका, जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है, गांधी जी प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 को हुई और गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं तथा वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग 30 जून 1947 को दोस्तों और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आयोग गठित किए गए और सिरिल रेडक्लिफ को इन दोनों के आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। इन आयोगों का कार्य पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था और इस कार्य में इन्हें और भी कारकों का ध्यान रखना था और प्रत्येक आयोग में 4 सदस्य थे जिनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से थे दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये रेडक्लिफ ने किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने।
रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 मिलियन लोगों के बीच 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ये ऑप्शन सी सही है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही दोस्तों ये टालने का ये मिशन समाप्त हो गया था। फिर से देखिए, कैबिनेट मिशन के स्वीकार करने के साथ ही दोस्तों ये भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। किंतु मुस्लिम लीग, जिसने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर ली थी और 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली, फलतः भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया था दोस्तों। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये आचार्य JB कृपलानी थे, जो कि 15 जून 1947 को अधिवेशन स्वीकृत हुआ था दोस्तों। इस अधिवेशन में देखिए फ्रेंड्स, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे और इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था और इसका समर्थन मौलाना आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया। नवंबर 1947 में JB कृपलानी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वर्ष 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और प्रधानमंत्री तथा प्रजा का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो JB कृपलानी ने की थी दोस्तों। JB कृपलानी ने की थी। देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों ये विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन सेकेंडेड किया था दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था दोस्तों? तो डॉक्टर किचलू। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया दोस्तों? तो डॉक्टर किचलू दोस्तों। 16 के फ्रांसिस्का डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था दोस्तों? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था दोस्तों? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान किया था दोस्तों। देखिए, 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया था और भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया।
और जो पहले विभाजन के विरोधी थे तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी दोस्तों? तो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की और नियत दिन से और जब तक दोनों डोमिनियनों की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर ले और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई और स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था दोस्तों? ये दोस्तों SS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था फ्रेंड्स। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी दोस्तों। ये दोस्तों गवर्नर जनरल ने की थी दोस्तों। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी दोस्तों, गवर्नर जनरल ने की थी। सॉल्यूशन इसका फ्रेंड्स, पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 थे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों, ये प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये दोस्तों C राजगोपालाचारी था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, C राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो C राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे दोस्तों? तो BR अम्बेडकर थे दोस्तों, प्रथम विधि मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे और स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। नेक्स्ट, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का क्रम देखिए। इसमें देखिए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, उसके बाद S राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, तब फिर VV गिरी। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और VV गिरी। देखिए फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले मतलब 1950 से 62 तक रहे थे राष्ट्रपति। फिर S राधाकृष्णन दूसरे रहे थे दोस्तों, और फिर 1962 से 67 रहे थे दोस्तों, और जाकिर हुसैन तीसरे 1967 से 1969 तक रहे थे दोस्तों, और तथा VV गिरी चौथे 1969 से 1974 राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? इसमें दोस्तों प्रतिनिधित्व क्या था दोस्तों? ये जवाहरलाल नेहरू क्या था और सरदार पटेल ने क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर B सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार पटेल सम्मिलित हुए थे।
इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को अपनी योजना प्रस्तुत की थी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस दिन मतलब किस प्रांत में लोक मतलब निर्णयार्थ संस्तुति की थी दोस्तों? तो उपयुक्त में से सभी दोस्तों, देखिए बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी दोस्तों? सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधियों का। प्रांतीय सभाओं के ये दोनों भाग पृथक बैठकें करके यह निश्चित करेंगे कि प्रांतों का बंटवारा हो कि नहीं। यदि किसी एक भाग का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में मत देता है तो बंटवारे का प्रबंध किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह रेफरेंडम का प्रावधान था और सिंध, बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ठीक है दोस्तों, जेबी कृपलानी थे दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को दोस्तों ये जेबी कृपलानी था फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जेबी कृपलानी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जेबी कृपलानी था दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में देखिए फ्रेंड्स, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ दोस्तों? तो महात्मा गांधी दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू हुआ, वल्लभ भाई पटेल हुआ, राजेंद्र प्रसाद हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों ऑप्शन सी का सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों सोल्यूशन इसका, भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद ही इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है दोस्तों? तो आर कोपलैंड का है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये आर कोपलैंड का है। सॉल्यूशन देखिए, आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी राज की ही संतति थी, परंतु कोपलैंड महोदय यह कहना भूल गए थे कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोंटने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था दोस्तों? तो ये के एम पन्नीकर दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये दोस्तों के एम पन्नीकर ने कहा था दोस्तों, के एम पन्नीकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और इसका दोस्तों कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पन्नीकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता के
समय अंग्रेजी महाराज कौन था दोस्तों? ये तो जॉर्ज षष्ठम था दोस्तों, जॉर्ज षष्ठम। देखिए फ्रेंड्स, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उस समय ब्रिटिश का राजा जॉर्ज षष्ठम था दोस्तों। और जॉर्ज षष्ठम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह मई 1937 में गद्दी पर बैठा था दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, भारत का विभाजन। और ये नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का दोस्तों जो होने वाला ये है फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आप लोग अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।